Hi guys, I hope you guys are doing really well. This is the next chapter of our 10th standard geography, which is chapter number 8. And today we'll try and finish geography because I'm planning to upload two videos back to back so that you don't have to worry about geography anymore. So let's get started. I know there are some things that I've left out, but मैं आशा करती हूँ and then I hope that you have revised. आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है एंड एट द सेम टाइम कि आपने मेरे ओल्ड वीडियोस पास्ट वीडियोस इस सीरीज के देख चुके हो अगर नहीं देखा है तो प्लीज विजिट करिए बहुत ही जल्द फिनिश इट ऑफ एंड देन कम सो दैट यू डू नॉट फील न्यू इन दिस लाइक वीडियो सीरीज तो शुरू करते हैं तो लास्ट चैप्टर हमने देखा था ह्यूमन के ऊपर अब हम देखेंगे इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन कैसा है इंडिया एंड ब्राजील में तो शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस में देखो कि यहाँ पे एक तो ग्रॉस नेशनल इनकम दिया हुआ है 60 टू 2016 तक ठीक है ये हमारा ब्लू ब्राजील है फिर उसके बाद रेड इंडिया है एंड ग्रीन यूएसए है सो यूएसए इज वेरी हाई एंड व्हेन यू लुक एट ब्राजील एंड इंडिया वी आर टुगेदर ओनली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन ठीक है अभी देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने और क्या दिया हुआ है और टेबल रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन बोथ द कंट्रीज इज गिवन लाइक ब्राजील फिल द डिटेल्स फॉर इंडिया ठीक है तो इंडिया में देखिए अब बताओ कि ये जो बैंकिंग है इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है कि हर कोई चलाता है ठीक है तो इंडिया में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक जो है वो चलाते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेलवेज में कौन है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक फॉर इंडिया एज वेल एयरवेज ऑल्सो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी लार्जली पब्लिक आयरन एंड स्टील जो है वो प्राइवेट है क्योंकि टाटा स्टील्स भी तो है ना फिर हेल्थ भी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है एजुकेशन भी लार्जली पब्लिक एंड लिटिल प्राइवेट इन इंडिया के प्राइवेट ज़्यादा है और पब्लिक कम है और टेलीकम्युनिकेशंस दोनों है क्योंकि जियो भी है और हमारे पास बीएसएनएल भी है तो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर इन्वॉल्व विथ रिगार्ड टू दीज सेक्टर्स ओके तो अब देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है An economy of country depends on economic activities carried out in country and we have learned that there are three types of economic activities in any economy and classify अभी देखते हैं क्या है ये तीन टाइप की इकोनॉमी कौन से है हम देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखना है कि जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बी कीपिंग जो है प्राइमरी सेकेंडरी है या टर्शरी तो ऐसा ये बहुत ही सिंपल है इन दिस केस आई गेस यू गाइस कैन डिसाइड ऑन विच एक्टिविटी इज व्हाट आई विल स्टिक टू द मेन टीचिंग पार्ट सो दैट तुम्हारा टाइम पास ना हो ज़्यादा okay economic activities in Brazil and India in figure 8.2 pie charts show the contribution of each sector in the respective countries' GDP and the percentage of a population engaged in various activities ठीक है तो देखते हैं क्या है पाई चार्ट में देखो पहला हमारे पास है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तो ब्राजील का देखते हैं तो ब्राजील का जो जीडीपी है उसमें टर्शरी बहुत ज्यादा है फिर उसके बाद सेकेंडरी है एंड देन प्राइमरी बट इंडिया का केस देखो इंडिया के केस में टर्शरी है प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है और टर्शरी सॉरी टर्शरी भी है सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला ये 2016 है ना और ये वाला है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर तो चलो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का और यहाँ पे है परसेंटेज पॉपुलेशन तो लेट अस मेक अ टेबल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फिर यहाँ पे हम लोग देखो ये इंडिया का है ये वाला और इसके नीचे ही हम
ये इंडिया हो गया, ये हम ब्राजील का बनाएंगे। तो पहले प्राइमरी देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ब्राजील में, चलो इंडिया का पहले देखते हैं। इट इज 2000, सॉरी इट इज 17%, और उसके बाद सेकेंडरी जो है इट इज 26%, और जो टर्शरी है इट इज 57%। ठीक है। लेकिन जब आप पॉपुलेशन देखोगे कौन किस में ज्यादा इंगेज्ड है, तो देखना कि जो 17% जिसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को, ठीक है, उसमें टोटल 48.8 परसेंटेज पॉपुलेशन लगा हुआ है। और सेकेंडरी में देखो 24.3%, और यहाँ पे है 26.9%। जो सबसे ज्यादा, जो सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसमें लोग जो इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा कम है। बट अगर यहाँ पे देखोगे, इसका जो जो प्राइमरी सर्विसेज है उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज ओनली 17%। बट वो 17% जीडीपी प्रोवाइड करने के लिए आधी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आप समझ रहे हो कि कितना लेबर इंटेंसिव इंडिया की प्राइमरी सेक्टर है। बट वही चीज अगर आप ब्राजील में देखोगे तो ब्राजील का उल्टा है। आई टेल यू हाउ। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, येलो करते हैं, चलो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। यहाँ ये हमारा इंडिया का है, ये हमारा ब्राजील का है। यहाँ पे जीडीपी और यहाँ पे परसेंटेज। तो प्राइमरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में ब्राजील का, इट इज 5.5। ओके, फिर सेकेंडरी इज 27.5 एंड टर्शरी इज 67%। ठीक है। अब देखते हैं कि जीडीपी में क्या सीन है इसके। जीडीपी में देखो, जीडीपी में यहाँ पे 57% लोग इन्वॉल्व है। फिर ये क्या है हमारा, नहीं नहीं, 71%, सॉरी, माय बैड माय बैड, है ना। 71% है यहाँ पे। ओके। फिर उसके बाद प्राइमरी में 10% लोग हैं, और सेकेंडरी में सिर्फ 19% लोग हैं। इससे हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, मतलब जिससे सबसे ज्यादा ब्राजील को फायदा होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पीपल आर एंगेज। और यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से सिर्फ 5.5% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट होता है, तो उसमें भी सिर्फ 10% लोग ही एंगेज हैं। मतलब ज्यादा परसेंटेज जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी एरियाज में काम कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी। यहाँ पे देखो हमारा मैन पावर कितना वेस्ट हो रहा है। अगर 48% लोग काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमको 50% तो उसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो सोचो कि अगर यहाँ पे सिर्फ 29% लोग काम कर रहे हैं और 57% जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर यहाँ से थोड़े लोग निकल के यहाँ चले जाए या फिर यहाँ चले जाए, तो सोचो हमारी जीडीपी कितनी बूस्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मतलब हमें ये सारी चीजें ख्याल करनी पड़ेगी एज ए बूमी इकोनॉमी। लोग चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लो क्या कहते हैं, जीडीपी हमारा बहुत ज्यादा हो जाए। बट जब स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेने की बारी आती है, तो नोबडी इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है। चलो, अब हमने ये देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं, वी सॉ दैट द इंडिया हैज हायर नेशनल इनकम देन ब्राजील। ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट्स इन mining, agriculture, manufacturing, and it has strong and rapidly growing service sector. On the other hand, India is still dependent on agriculture. Through service sector, though service sector is increasing in India, like Indian economy, Brazilian economy is also mixed economy. Mixed economy का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कंपनीज है और प्राइवेट सेक्टर भी है। फॉर एग्जांपल जियो एंड बीएसएनएल, फॉर एग्जांपल एसबीआई, एंड हमारे पास आईसीआईसीआई, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर भी है हर जगह पे और गवर्नमेंट भी है। ठीक है। Brazilian economies are developing economies. The per capita income are very less as compared to the developed countries like USA. It is interesting to note that though India has higher national income as compared to Brazil, the per capita income is lower than the Brazil. क्यों, मैं बताती हूँ कि अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज
अब जब आपको पता है कि इंडिया की जीडीपी ब्राजील से ज्यादा है, बट यहाँ पे कैसा है कि वो जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है इट इज विथ रिच, और जो बाकी का जो सेक्टर है इंडिया में, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो जब आप पर कैपिटा इनकम भी निकालोगे पॉपुलेशन वाइज, ऑफ कोर्स इनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, बट जो आप एवरेज निकालते हो ना कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो वो जो निकल के आता है इट इज वेरी 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 लेस। ठीक है। द यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल मेक द पॉलीग्राफ, को बाद में करेंगे, है ना। चलो, the United States is developed country. The population of this country is well educated. The country has strength of many patents, modern technology, mechanical strength. The country is far ahead of Brazil and India in terms of national per capita income. These countries are progressing in the field of technological advancement, education, and industry. The national per capita income of country is low. India's per capita income seems to be even low as India is very large in population. अब इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुका है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। अब देखते हैं क्या चल रहा है। पहले एग्रीकल्चर देखते हैं। ब्राजील एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन हाईलैंड्स। जहाँ पे फ्लैट लैंड होता है या हाईलैंड होता है वहां पे फार्मिंग करना इजी होता है एज कंपेयर टू हिली रीजन्स। ठीक है। Favorable climate and topography make it possible for growing a variety of crops. Rice and maize are the main cereal crops. Production of maize is largely concentrated in central part. The commercial crops like coffee, cacao, uh, rubber, soybean, sugarcane, etc. are cultivated on large scale. Brazil is largest exporter of coffee and soybean in the world. The major states growing coffee are Minas Gerais and Sao Paulo. Besides these crops, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल्स, क्योंकि पाइनएप्पल्स जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे उगेगा जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो ट्रॉपिकल है। ठीक है। फिर ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स इज आल्सो डन। कैटल, शीप, goats and also are also reared in savanna grasslands in the south. Consequently, meat and dairy products are produced on large scale. फिर माइनिंग देखते हैं। माइनिंग के बारे में मैंने क्या लिखा है, पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि ये लोग मैप में कहना क्या चाहते हैं। अब क्योंकि देखो ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ब्लू जो है वो रबर दिया हुआ है, और आप अमेजोन बेसिन देखना, आपको अमेजोन बेसिन के आसपास सिर्फ रबर के ही दिखेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है पेड़ बहुत ज्यादा है, और रबर जो है वो यूजुअली पेड़ से आता है, और ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तो आप डेंसली फॉरेस्टेड एरिया को कभी काटोगे नहीं, सिर्फ आप वही चीज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ऐसी जगह से जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। सो द ओनली थिंग दैट यू कैन टेक आउट ऑफ फॉरेस्ट इज द रबर, जो रबर निकलता है। इसलिए अगर आपको समझ में भी ना आए तो आपको अमेजोन रिवर देखना है और उसके आसपास में ऐसे रबर के प्लांटेशन दिखा देने हैं। अगर आपको मैप आता है तो उसके बाद देखना कि यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे सोयाबीन है, सोयाबीन लेफ्ट में है, टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर उसके बाद बनाना, ये कोस्टल एरियाज देख लेते हैं। कोस्टल एरियाज में ककाओ है, यहाँ पे ककाओ है। फिर उसके बाद और देखते हैं हमारे पास और क्या है। हाँ, कोस्टल एरियाज में आप फिशेस बना दोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा शुगर केन है, तो शुगर केन भी आप कोस्टल एरिया में थोड़ा बता दोगे। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे रबर दिखाना है, यहाँ पे सोयाबीन दिखाना है, यहाँ पे आपको शुगर केन दिखाना है, कोस्टल एरिया में फिश दिखाना है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू ऐसे 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 ककाओ दिखाना है, मतलब कोको प्लांट्स दिखाना है। बस इतना भी कर दिया आपने, बहुत काफी है। ठीक है। चलो, the eastern part of Brazil is rich in various type of minerals। ठीक है। ईस्टर्न पार्ट, अगर ये हमारा ब्राजील है तो ये वाला पार्ट इज ईस्टर्न पार्ट, और ये वाला पार्ट इज वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिनरल्स बहुत मिलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स एक्सेट्रा। इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज, पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, डेंस फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर फैक्टर्स which have led to the limitations in mining in the interior parts of the country। जब आपको नॉलेज नहीं होती माइनिंग की तो आप कैसे जाके माइनिंग करोगे।
So hence, since Brazil is also a booming economy, a developing country, it is difficult to reap all the benefits in a single go. ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, लाइक वाइज इंडिया इज ऑल्सो बूमिंग इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी. तो हम क्या करते हैं, आस पास जाके वी चेक, वी लर्न फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एज टू हाउ वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, एंड देन हम वो अप्लाई करते हैं. तब जाके इंडिया जो है और बढ़ेगा आगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन. ओके. Demand in the country, mining work has also developed well in highland areas. फिर उसके बाद हम फिशिंग देखते हैं. Inland fishing is not developed in Brazil, though there is large number of rivers in Brazil. Inland fishing का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर फिशिंग या फिर आर्टिफिशियल फिशिंग. आप आर्टिफिशियल पॉन्ड्स क्रिएट करते हो और फिर वहां पे फिशिंग करते हो. तो जो सी वाला फिशिंग होता है इट इज डिफरेंट, और इनलैंड फिशिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. Brazil has sea coast around this much kilometer and excellent fishing ground off South Atlantic coast. The meeting of warm Brazil current and cold Falkland current off the coast of southeast Brazil makes it good for fishing ground. देखो दो currents की बात है. यहाँ पे हॉट ब्राजीलियन, यहाँ से हॉट वार्म करंट आता है, ब्राजीलियन करंट, और यहाँ से देखो ये ब्लू कलर है ना. वेट, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सो दैट इट इज इजी फॉर यू गाइस. चलो, यहाँ पे से ये जो दिखाया है इट इज वार्म ब्राजीलियन करंट, और ये जो दिखाया है एरो, दिस इज कोल्ड फाकलैंड करंट. जब दो मतलब जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करता है तो इट प्रोवाइड्स एज एन एक्सलेंट फिशिंग ग्राउंड. इसीलिए ब्राजील को बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे फिशिंग. इफ दे डू फिशिंग ओवर देयर नो, दे विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फिशेस, और वो भी बहुत आसानी से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द मीटिंग ऑफ वार्म ब्राजील करंट एंड कोल्ड फॉकलैंड करंट ऑफ द coast of southeast Brazil makes it good fishing ground. Traditionally, fishing has been carried on by small groups of individual fishermen using primitive techniques and equipments. Primitive मतलब बहुत ही basic सा. There is no much involvement of a technology. इसे कहते हैं primitive technique. But now very large vessels are being used. Swordfish, shrimp, lobster, sardines are mainly caught. The fish sources of Amazon River are not exploited much, and fishing only takes place at the very small scale. ठीक है. Show the distribution of crops like wheat, jawar, rice, cotton, sugarcane, tea, and apple outline in the India. और फिर उसके बाद उसको सिंबल से दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है. अनलाइक ब्राजील, इंडियाज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स जीडीपी. अगर आपको पूछा जाए कि विच अमोंग इंडिया एंड ब्राजील हैज द हाई, इन इन विच कंट्री, अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए, इन विच कंट्री एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट टुवर्ड्स द जीडीपी, तो आप क्या लिखोगे. मैंने आपको टेबल दिखाया था ऊपर, इट हैज टू बी इंडिया. And also engages a larger chunk of population. Around 60% of land is under cultivation. आप समझ रहे हो, 60% of India is under cultivation. So this is a very important statement. तो दो important statement क्या हो गई इंडिया को लेके, that इंडिया के जीडीपी का highest contributor is agriculture, and 60% of India's land जो है it is under cultivation. Its enormous expanse of level of plains, rich soils, high percentage of cultivable land, wide climatic variety, long growing season, etc., provide a strong base to agriculture. In India, agriculture has been a long standing activity. Indian agriculture is mainly subsistence type. India produces rye, wheat, maize, sorghum, millets as major food crops. Plantation of tea, coffee, rubber, and cash crops like sugarcane, cotton, jute, etc. are produced. India is also major producer of variety of fruits and vegetables. तो इंडिया में तो सभी मिलता है.
अब देखते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग प्ले एन important role in economy of India. India is one of the largest producer of fish, both marine and inland. तो कभी भी आप फिशिंग के बारे में सोचोगे तो दो टाइप की फिशिंग होती है, एक होती है मरीन और एक होता है inland fishing. ठीक है, मरीन यूजुअली सॉल्ट वाटर, यूजुअली नॉट ऑल द टाइम बट सम ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सॉल्ट वाटर। ठीक है, इट इज सॉल्ट वाटर। हियर ये यूजुअली होता है फ्रेश वाटर। Fisheries help in augmenting food supply, gathering employment, raising nutritional level, and earning foreign exchange. Fish forms an important part of diet of many people living in coastal areas of Kerala, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa, Maharashtra. All these are कोस्टल एरिया। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तो आप थोड़ी ना एकदम ही मतलब फुल फ्लेजेड गेहूं खाने लग जाओगे, नो। देन अगर आपके आसपास आपको फिश दिख रही है बहुत टाइम से तो आप फिश ही खाओगे और आपके कल्चर में फिर वही इन्वॉल्व हो जाएगा। सो व्हेन यू लुक एट पीपल ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और वेस्ट बंगाल फॉर दैट मैटर, आपको वहां पे सिर्फ मच्छी खाने वाले लोग मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज फिश इज वेरी इजीली अवेलेबल, क्योंकि हमें कोस्टल एरियाज मिलते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम राजस्थान और हिमाचल or UP for that matter to eat fish. ठीक है, marine fishing accounting for 40% of total annual production of fish। मतलब जितनी भी फिश हमारी प्रोड्यूस होती है उसमें से 40% जो है मरीन वाला है। ठीक है, fish being confined to the coastal waters in west from Kutch, Malabar coast to Coromandel coast in east. Major fishes are sardines, mackerel, Bombay duck, and prawns. On the eastern coast, important fish are house maracas, flupids, and silver bellies. Freshwater fishing is carried in rivers, canals, irrigation channels, tanks, ponds, lakes, etc. Silver bellies, chopra, etc. are major freshwater varieties. About 60% of the country's total fish production comes from inland फिशिंग। सोचो हम इतने एडवांस्ड है कि हम मरीन फिशिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी फिशिंग इनलैंड ही करते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल पॉन्ड हो, लेक हो, ये सब बना। ठीक है, अब देखते हैं कि माइनिंग कैसी है इंडिया। The Chota Nagpur Plateau in India is big storehouse of different minerals. Mining is the main occupation of people there. Coal is mined in Korba in Chhattisgarh and in eastern Maharashtra. Mineral oil wells are found in Digboi in Assam, Mumbai High in Arabian Sea water near Maharashtra, Kalol and Koyali in Gujarat. Reserves of mineral oil, natural gas have been discovered at the mouth of river Godavari. Stones like marbles are in Rajasthan and Kadapa in Andhra Pradesh। ये वाला पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये फिलअप्स में आ सकता है या फिर मैच द कॉलम में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फिर हम इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल, सीमेंट। ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं है कि ये सारी चीजें इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। डायनामिक एंड रिसेंट but have not outpaced traditional industries. Similarly, food processing like sugar industry, cotton, textile, silk, and woolen industries have developed well. Most large industries concentrated in south and southeast. The northeast is traditionally the poorest part of Brazil, but in the beginning attract full investment. अब लोगोज ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, तो ये हमारा ONGC है। फिर ये है हमारा राष्ट्रीय यात निगम लिमिटेड। ठीक है, स्टील प्लांट है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। फिर ये हमारा आर्य कॉलोनी मिल्क वाला, फिर ये सेंट्रल रेलवे है ना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, फिर उसके बाद RCF, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, फिर ये हमारा कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। तो ऐसे बहुत सारे लोगोज हैं इंडिया के। लेट मी सी कितना बचा है वैसे। ओह, थोड़ा सा ही है, नॉट मच। 5-10 minutes आर इनफ आई गेस। इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ओके। The distribution of industries, let's change the pen. Okay. The distribution of industries in India is highly uneven. This is partly on the account of uneven distribution of necessary raw materials and power resources, and partly due to concentration of enterprises
financial resources and other necessary conditions in large town. Jharkhand, Odisha. Give me a second. Jharkhand, Orissa, adjoining Chhattisgarh and Madhya Pradesh, parts of Rajasthan, Karnataka, and Tamil Nadu account most of the reserves of metallic minerals. This area, therefore, particularly the northeastern part of the peninsula, has very high concentration of heavy metallurgical industries. मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पेनिनसुलर इंडिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी उससे रिलेटेड वो यहीं पे होगी ना, यहीं पे उसका प्रोसेसिंग होगा। फिर उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स along with cheap power from the Damodar Valley Corporation and number of thermal power projects has added to the advantages. Rajasthan has copper, lead and zinc. Karnataka has steel, manganese, aluminium. The Tamil Nadu has aluminium industries. Agro-based industries including cotton, jute and sugar are heavily concentrated in the raw materials producing area. The forest-based industries including paper, ply, wood, matches, resins and lac are increasingly finding concentration in the forest areas of various states. The coastal belt of Kerala has heavy concentration of coir, copra. Copra is हमारा coconut, fish canning industries, Koyali, Digboi, Numoti and बंगाईगांव refineries are situated close to the petroleum producing areas. तो ये सारे इन्होंने areas दिए हुए हैं which you have to by heart in any way possible because ये मैच द कॉलम में आ सकता है और इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो उसमें आपको बाय हार्ट ही करना है, तो वो मैं रीड करके आपका टाइम पास नहीं करवाना चाहती। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या है। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स, ये अभी एक्सपोर्ट्स की बात चल रही है और ये देखो कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्राजील का ट्रेड परसेंटेज और इंडिया का ट्रेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, और ये देखो पिंक जो इंडिया है वो उसने देखो कितना ग्रो करा है अराउंड दिस थिंग 2000 से 2010 के बीच में। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन ओर, कॉफी, ऑफ कोर्स ककाओ, कॉटन, शुगर, टबैको, ऑरेंजेस, बनानास, while it imports machinery, chemical products, fertilizer, wheat, heavy vehicles, mineral oil and lubricants. Major trading partners are Germany, USA, Canada, Italy, Argentina and Saudi Arabia. India trade makes up to 25% of GDP. ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड वैल्यू इन यूएस डॉलर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द ईयर 2009 टू द ईयर 2013। तो इंडिया है, ब्राजील है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। तो देखो कि कभी भी किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट हैज टू बी मोर देन इंपोर्ट, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो पैसा देश में आएगा, पर अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो पैसा देश के बाहर जाएगा। तो एक्सपोर्ट देखो हमारा यहाँ पे कितना है, 1,78,751। यहाँ पे देखो ये हमारा कितना है, 2,88,392.9 पैसे। तो यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा है हमारा। फिर उसके बाद देखना 2010-11 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो इसीलिए देखो सबका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा हिला ही होगा। बट 2013 की देखो बात करते हैं तो इसमें भी इंपोर्ट ज्यादा है, और सॉरी हाँ, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। फिर उसके बाद देखते हैं हम ब्राजील का भी ऑलमोस्ट इक्वली है। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट टी, मैंगोज, कॉफी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, व्हाइल इट मेनली इंपोर्ट्स। देखो आप इंपोर्ट कर रहे हो पेट्रोलियम, आप इंपोर्ट कर रहे हो पर्ल्स, आप इंपोर्ट कर रहे हो प्रेशियस स्टोन एंड देन गोल्ड एंड सिल्वर एंड देन यू आर एक्सपोर्टिंग मैंगोज, तो क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ क्या?
नहीं हुआ, क्योंकि मैंगोज आप कितने तक बेच सकते हो, ज्यादा तक बेच नहीं सकते, प्लस उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है, मैंगो सड़ भी जाता है अगर बिके नहीं तो। बट अगर आप प्रीशियस चीजें मंगा रहे हो, डायमंड्स और पता नहीं क्या क्या, तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ से हुआ? आप एक ग्राम आप अगर एक तोला सोना मंगाते हो तो इट इज ऑफ अराउंड 85,000 रुपीज, बट अगर आप एक, जैसे समझो 10 ग्राम, अभी 10 ग्राम आम का आपको कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ से हुआ ना, इफ यू आर इम्पोर्टिंग इतना एक्सपेंसिव चीजें। तो इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, एक्सेट्रा। अब ये देख लेते हैं, हम ब्रिक्स देख लेते हैं। व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर? विच इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आप पता करना और मुझे बताना। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ब्रिक्स, Brazil has opened up strategic partnership with India. There have been agreements for bilateral investment between India and Brazil. Okay. India, Indian companies set up industrial centers all over Brazil and invested a lot of capital. The Indian companies have invested in such sectors as IT, pharma, energy, agribusiness, mining, engineering, and auto sector. Brazil's footprint in India is a smaller but important. Brazilian companies have invested in automobile, IT, mining, energy, biofuels, footwear sectors, etc. तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है इट इज डन मोस्टली। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही जल्द हाजिर होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।